आज हम देखते हैं हमारा दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स। उन दोनों की थ्योरी और उसकी टेबल्स को हम देखना चाह रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट में इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद आपको इन चैप्टर्स के एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द फर्स्ट थिंग इज स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें सॉलिड के पास शेप भी डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। लिक्विड के पास शेप तो वही हो जाती है जो कंटेनर की शेप हो। जैसे पानी को आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप का बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। जबकि गैसेस में ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, गैस में उससे। और फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इसका उल्टा रहेगा। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। चलिए, और इनका मूवमेंट भी दे रखा है। देखो, सॉलिड में मूवमेंट किस टाइप का होगा, तो सिर्फ वाइब्रेशन होगा। लिक्विड में किस टाइप का मूवमेंट होगा, एक लेयर दूसरे लेयर से के ऊपर फ्लो करेगी। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो रैपिडली और फ्रीली मूव करते हैं। इसके बाद हम दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन लेते हैं कि मैटर में आप मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस दोनों टाइप के हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो प्योर का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस, एनसीईआरटी के अंदर देखो डेफिनेशन क्या है, थ्रू आउट, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सेम टाइप के हो, ऐसे सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन में सब तरफ आयरन के एटम आपको मिलेंगे। और जैसे वाटर है तो सब तरफ वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसको कहते हैं प्योर। प्योर के अंदर एक एलिमेंट है, कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड किसे कहेंगे, जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स फिक्स रेशियो में, फिक्स रेशियो इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, फिक्स रेशियो में जब ये कंबाइन करेंगे तो इससे कंपाउंड बनेगा। दूसरी बात यह है कि कंपाउंड में आप जो इसके सब्स्टिट्यूएंट, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। जैसे वाटर में एच और ओ को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज है, जबकि पानी जो जो इससे बना हुआ है वो गैस है। ठीक है, वो सॉरी लिक्विड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज है और पानी लिक्विड। चलो, इसके बाद हम आते हैं मिक्सचर पर। तो मिक्सचर कहते हैं जब मैं प्योर प्लस प्योर को मिला दूं तो मिक्सचर बन जाए, और वो भी एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिलाने से मिक्सचर बन जाता है। जैसे वाटर में तो रेशियो फिक्स है, लेकिन यहाँ रेशियो फिक्स नहीं है। तो इसमें होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सब तरफ आपको सेम कंपोजिशन मिले। यहाँ कंपाउंड से ये अलग है। कंपाउंड में था कि सेम टाइप का पार्टिकल मिले सब तरफ, यहाँ सेम टाइप का पार्टिकल नहीं है। यहाँ ये कह रहा है कि सब तरफ आपको सेम कंपोजिशन मिले। जैसे आपने पानी और शक्कर का अगर सॉल्यूशन बना दिया तो जितना भी आप उसमें से सॉल्यूशन निकालोगे, उसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर विल बी सेम। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब आप उसमें कहीं भी हाथ डालकर अगर मिक्सचर के कुछ पार्ट को निकालोगे तो हर बार अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा। जैसे दाल है और चावल के दाने हैं, उसके अंदर मिला दो तो सूखी दाल और सूखे चावल के दाने, तो क्या होगा कि आपको अलग अलग कंपोजिशन हर जगह पे मिलेगी। सैंड एंड वाटर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात की है एनसीईआरटी के अंदर कि फिजिकल क्वांटिटीज और उसका मेजरमेंट। तो एक वहां पर दिया है मास और वेट के बारे में। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, मास अमाउंट ऑफ मैटर को कहते हैं और वेट होता है mg। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मास तो किसी का भी कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। दूसरी बात की इसने वॉल्यूम की, उसे आप जानते हैं। टेम्परेचर की बात की है। ये दोनों फॉर्मूले आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का, मोल कंसेप्ट का। तो हमारे पास ये सारे लॉज हैं। तो एग्जाम के अंदर जनरली क्या होता है, या तो लॉ का स्टेटमेंट आएगा ये कौन सा लॉ है, या फिर ये आएगा कि कोई आपको सवाल में डेटा गिवन होगा, पूछेगा कि ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट करता है। तो पहले आप लॉ देख लो क्या क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्शन से पहले और बाद में मास सेम रहेगा।
दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन दो अलग अलग लॉ है, दोनों को समझते हैं। देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है, मान लो वाटर में लाता हूँ रिवर से, और एक तरफ में वाटर लाया सी से। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एच और ओ के जो वेट का रेशियो है वो सेम रहेगा, चाहे आप कहीं से भी इसको लाओ। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको ढंग से समझो भाई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है, वो हमेशा एक स्मॉल नंबर रेशियो रहता है। क्या मतलब इसका? देखो, जैसे यहाँ एक एग्जांपल समझाया हुआ है, मैं एक दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूँ। NO NO2 N2O5। अब अगर मैं देखूंगा तीनों में नाइट्रोजन का मास, तो नाइट्रोजन का मास यहाँ है 14, 14 और 28। और अगर मैं ऑक्सीजन का मास देखूंगा, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ है 16, 32 और 80। ये कह रहा है कि मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन का मास 14, 14, इसे भी आपको 14 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको 14 बना देता हूँ। तो जैसे इसको 14 बनाऊंगा, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 100, ये बन जाएगा आपका 40। अब ये जब 40 बन गया, तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि ये जो मास होगा, ये वाला, ये आपस में स्मॉल इंटीजर्स का रेशियो होगा। तो अगर आप यहाँ देखें, तो आपको रेशियो दिख रहा होगा 1:5। तो ये था भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद आपका आएगा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ बहुत आसान है। अगर आपने प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा है, तो मोल्स और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, चाहे कोई सी भी गैस हो एसटीपी पर। तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स करने पर वॉल्यूम अगर आप सेम रखते हैं, तो मोल्स भी सेम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। एटम सेम होना जरूरी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन और ओजोन। एटोमिसिटी की वजह से नंबर ऑफ एटम्स बदल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गैलूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये रिएक्शन पर है लॉ। क्या लॉ है कि H2 + Cl2 गैसेज है, इन्होंने कंबाइन किया, 2HCl बनाया। तो ये बता रहा है कि ये दोनों हमेशा कंबाइन करेंगे स्मॉल इंटीजर्स के रेशियो में, 1:2, 2:3। तो ये सारे लॉज अभी देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये सारे लॉज बड़ी डिस्कवरीज थी, इसीलिए बुक्स के अंदर इनको मेंशन किया जाता है। ठीक है। चलो, गैसेस रिएक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियोज अंडर सेम कंडीशन, दिस इज गैलूसैक लॉ। उसके बाद यहाँ पर डिस्कस कर रखा है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी भाई? तो वो कह के गया था कि मैटर जो है उसके अंदर इनडिविजिबल एटम्स, सारे एटम्स एक एलिमेंट के, उनका मास आइडेंटिकल होता है। और अलग अलग एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग अलग होता है। कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? जब एटम्स कंबाइन करते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ये कहता है कि सिर्फ एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी एक से हट के दूसरी जगह चले जाते हैं, बन नहीं सकते, और ये बिखर भी नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई लॉज ऑफ, एक्सप्लेन कर पाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, लेकिन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस नीट 2025 का PYQ है, यही सवाल था और यहीं से इसने लाइन उठाई थी। ठीक है। दूसरा ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। जब एटम बना हुआ है, तो फिर वो कंबाइन क्यों करेगा? इसका रीजन वो नहीं बता पाया। उसके अलावा देखो, एक AMU होता है 1/12 ऑफ C12 एटम। फॉर्मूला मास किसके लिए डिफाइन होता है? सवाल आ सकता है नीट में, फॉर विच ऑफ दीज फॉर्मूला मास इज डिफाइंड। फॉर्मूला मास हर उस जगह पे डिफाइन होगा जहां पर मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। तो मॉलिक्यूल कहाँ नहीं बनता? तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं बनता, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl। ठीक है। MgCl2, इस टाइप के कंपाउंड। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो, ये सेम है मोलार मास, इसको आप सेम GMM की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर फॉर्मूला मास पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकली इट इज सेम एज
सेम एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेडॉक्स चैप्टर पे। तो रेडॉक्स बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। जैसे जिंक की रॉड को अगर मैं कॉपर में डिप कर देता हूँ तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक की रॉड कॉपर में अगर डिप होगी तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये यहाँ से Cu2+ की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में से कम होगी। ये सॉल्यूशन फेड होगा, ब्लू कलर इसका निकलता जाएगा, और इसका जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता जाएगा नीचे लाल कलर। यही सेम काम आप Cu और Ag के साथ भी कर सकते हैं। अगर कॉपर की रॉड है, उसे आप जिंक के सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉपर की रॉड को अगर आप Ag+ के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो अगेन रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव इज कॉपर, तो कॉपर जाके रिएक्ट करेगा इससे, तो कॉपर का कलर खत्म होता जाएगा और सॉल्यूशन में ब्लू कलर आता जाएगा। एक चीज होती है भाई, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसे ब्रैकेट में लिख लो, इसी को स्टॉक नोटेशन कहते हैं। जैसे FeO में Fe+2 में है तो इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद टाइप ऑफ रिडॉक्स दे रखा है, तो उसके लिए क्वेश्चन में लाया हूँ। क्वेश्चन ये है कि टाइप ऑफ रिडॉक्स कितने टाइप का रहता है। तो डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन और डिसप्रपोर्शनेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये 4 टाइप के रिडॉक्स हमें देखने को मिलती है। और नाम से क्लियर है क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन, डिसप्रपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। तो बताओ जरा कौन सी रिएक्शन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ऑब्वियस है ज्यादा उसको देख लेते हैं। NaH डिसोशिएट हो गया Na और H में, इसका मतलब दिस इज डीकम्पोजिशन। उसके बाद H2O2 में O-1 में था, -2 और 0 में चल गया, इसका मतलब दिस इज डिसप्रोपोर्शन। अब दो बची, इसमें से एक कॉम्बिनेशन है, एक डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ देखो कैल्शियम ने V को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन हो जाएगी कॉम्बिनेशन की रिएक्शन। कार्बन ने इस O2 के साथ कंबाइन होकर CO2 बना, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ कुछ पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसको। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। रिडॉक्स रिएक्शन में टाइट्रेशन कैसे करते हैं। तो in acid-based system, we come across with a titration method for finding out the strength of one solution by using a pH sensitive indicator. तो वहाँ तो pH सेंसिटिव होता, लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर होगा। तो उसमें 3 की बात इसने कर रखी है। तो थ्योरीज में से सवाल पूछ सकता है वो। सबसे पहला इंडिकेटर है MnO4-। तो MnO4- इज सेल्फ इंडिकेटर। इट इज सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर कैसे है ये। तो ये पर मैग्नेट जो आयन होता है, ये पर्पल कलर का रहता है। अब होता क्या है, पिंक कलर का रहता है, पिंक पर्पल कलर का। तो जब तक इसे आप ऊपर से ऐड करते रहेंगे और ये जाके रिएक्ट करता रहेगा तो ये कन्वर्ट होता जाएगा कलरलेस में। यानी पिंक आएगा लेकिन कलरलेस में कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप पर मैग्नेट की बूंद गिराओगे तो वो कलरफुल ही रहेगी। इसी को कहते हैं सेल्फ इंडिकेटर। कोई अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है भाई, आपके पास K2Cr2O7। K2Cr2O7 सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। इसका जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर का नाम दिया होगा डाइफेनाइल अमाइन। याद रखना है आपको कि K2Cr2O7 का इंडिकेटर इज डाइफेनाइल। ठीक है, जो हमें ब्लू कलर देता है। ठीक है, इक्वलेंस पर ब्लू कलर देता है। उसके बाद एक और मेथड लिखा है विच इज इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट कॉमन। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज रिएजेंट्स विच आर एबल टू ऑक्सीडाइज I- आयन। तो होता क्या है कि आयोडीन जो है वो इंटेंस ब्लू कलर देता है स्टार्च के साथ। ठीक है, और I2 की एक रिएक्शन होती है थायोसल्फेट के साथ, जिससे हमें I- आयन मिलता है। ठीक है, on addition of starch after the liberation of iodine from the reaction of Cu2 plus ions on iodide ion, an intense blue color appears. This color disappears as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate ions. The end point can be easily tracked. होता क्या है देखो, सबसे पहले आपने कोई भी रिएक्शन कराई जिसमें आपको I2 गैस मिली,
या I2 एक्वस मिला। अब आप इस कंटेनर के अंदर I2 है और आपने इसके अंदर स्टार्च डाल दिया है, तो ये जो है ना ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ऊपर से ऐड कर रहा हूँ थायोसल्फेट H2O3 2 जिसका काम है इस I2 के साथ रिएक्ट करना। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी H2O3 और I2 की, ये वापस से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही कलरलेस हुआ तो आपको पता चल गया कि इसका I2 पूरा खत्म हो चुका है। जब I2 का पता लग गया तो ऊपर की रिएक्शन का पता लग जाएगा कि I- और Cu2+ कितना यूज हुआ, और इसी को टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है। चलो इसके बाद लिमिटेशन लिखिए। लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिसेंट पास्ट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इसको हटा के ये कहा गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम और ज्यादा होगी, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ऑक्सीडेशन, और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब रिडक्शन। ठीक है। रिडॉक्स कपल क्या होता है, तो ये रिडॉक्स कपल है Mn2+ Fe3+ इसको रिडॉक्स कपल कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? Having together the oxidized and reduced form of a substance taking part in oxidation or reduction half reaction। तो Mn2+ लिखने से ये मतलब है कि ये दोनों पार्ट ले रहे हैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन में, तो इनको रिडॉक्स कपल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेबल्स पर। तो अगर आप टेबल फर्स्ट चैप्टर में टेबल देखेंगे तो ये पहली टेबल SI यूनिट्स की है, जिसको आप जानते हैं, इसको देख लेना SI यूनिट को। दूसरी जो टेबल है वो इन SI यूनिट्स की डेफिनेशन है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और तीसरी जो टेबल है वो प्रीफिक्सेस है SI सिस्टम के, ये भी आप जानते होंगे प्रीफिक्सेस क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें यहाँ तक के प्रीफिक्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद इसको देख लेना, जेप्टो, योक्टो, एटो, और नीचे के सारे प्रीफिक्सेस भी आप जानते होंगे। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, टेरा तक। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो रेडॉक्स की टेबल्स पर। रेडॉक्स के अंदर एक ही टेबल दे रखी है, और वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स।